नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। राजनीतिक पाठशाला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैंने हर बार आपको किसी न किसी विश्लेषण तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आज फिर प्रयास करूंगा उस भूकंप के विश्लेषण तक जो संपूर्ण महाराष्ट्र और देश पर चर्चा का विषय बना है। वो है उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की साजिश आखिर किसकी थी? क्या घर का भेदी लंका ढाया है या घर के भेदी ने ही ये साजिश रचाया है? जानते हैं इस पूरे मामले की हकीकत। एकनाथ शिंदे चूंकि नगर विकास मंत्री थे और कहा जाता है कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के संबंध भारतीय जनता पार्टी से मधुर थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा गया। तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक हकीकत और सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से गंभीरता पूर्वक राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई खुद उद्धव ठाकरे के द्वारा। अब इसकी हकीकत कितनी है और किन तर्कों के आधार पर यह सब कुछ कहा जा रहा है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले लगातार 2.5 वर्षों के बीच में अगर कोई सरकार गिराने की बात कर रहा था, उठापटक की बात कर रहा था, उनके आमदार हम तोड़ेंगे इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो वो था भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता। लगातार वो प्रयास भी कर रहे थे, दावे कर रहे थे। इस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने स्वयं हाउस में ही कहा कि तुम्हारी हिम्मत हो तो आकर सरकार गिरा कर दिखाओ। ऐसे में ये चुनौती फडणवीस ने मान ली होगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है लगातार ईडी के प्रयोग के दबाव के चलते, ईडी या केंद्रीय एजेंसियों के प्रयोग के दबाव के चलते ही ये पूरा कारनामा किया गया है और इसके पीछे दिल्ली से स्क्रिप्ट लिखी गई और धरातल पर लाई गई। तभी तो केंद्र या बीजेपी के शासित राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गुवाहाटी जहां पर इस समय उपस्थित हैं सारे आमदार, वहां पर अगर किसी की सरकार है तो बीजेपी की, और बीजेपी शासित राज्यों में ही आमदारों को रखा जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है और उनके मन के मुताबिक सारी बातें मानने के लिए आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। अब ये बात तो हुई बीजेपी की, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने स्वयं इसकी स्क्रिप्ट लिखी। इसकी हकीकत पर जाइए और गौर से सुनिए और समझिए। उद्धव ठाकरे चूंकि लगातार सरकार बनने से पहले देवेंद्र फडणवीस से यही कह रहे थे कि 2.5 साल तक हमारा मुख्यमंत्री और 2.5 साल तक आपका मुख्यमंत्री, इस बात के आधार पर ही हमने गठबंधन किया था, उसे आगे बढ़ाते हैं। ये बात से भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। उन्होंने कहा कोई गठबंधन से पहले बातचीत नहीं हुई थी, इस तरह से हमने कोई शब्द नहीं दिया। शब्द ना देने वाले बयान पर उद्धव ठाकरे अड़ गए। उन्होंने कह दिया कि कहा था आपने, तो कहा था, बंद कमरे में कहा था। उस बंद कमरे में बैठे थे अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और स्वयं उद्धव ठाकरे। बंद कमरा वो उनके लिए पूजा का स्थल माना जाता है। ऐसे में वहां पर कही हुई बात झूठी नहीं होती और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस पर चूंकि उस समय के देवेंद्र फडणवीस, आज के समय के देवेंद्र फडणवीस कुछ अलग नजर आए उनको, बस उन्होंने वहीं से सोच लिया कि सरकार इनके साथ नहीं बनानी। 2.5 साल तक सरकार इन्हें चलाना था, पहले ही ये मान चुके थे या पहले ही कह चुके थे। उसी जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन आगे बढ़ता रहा। इधर बीजेपी ने अपना आक्रोश दिखाया और केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करना, जैसा सत्ता पक्ष कहता रहा है, उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे में दोनों के बीच सबसे अधिक किसी को फायदा हो रहा था इस पूरी लड़ाई में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस बात की भनक और इस बात की समझ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके मंत्रियों को होने लगी। उनको होने लगा कि आने वाला महानगर पालिका का चुनाव, चूंकि मुंबई महानगर पालिका वापस लेनी है, हिंदुत्व का मुद्दा खिसकता जा रहा है, मराठी मानुस भी नाराज हो रहा है और शिव सैनिक जो वास्तविक वोटर है, जो कट्टर शिव सैनिक है, उसका मन भी डगमगाने लगा है। बात यहाँ तक पहुँच गई। लिहाजा उद्धव ठाकरे समझ गए कि मुंबई की महानगर पालिका चाहिए तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना होगा। अब ऐसे में 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसे देखते हुए भी संपूर्ण देश में जिस प्रकार से एक ही हिंदूवादी दल उभर कर सामने आ रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में हिंदुत्व के मसले पर भी शिवसेना अलग थलग नजर आ रही थी। बीते दिनों भोंगे और तमाम तरह के प्रकरणों पे, चाहे हनुमान चालीसा का हो, चाहे लाउड स्पीकर का, इसमें भी हिंदुत्व के शब्द पर, हिंदुत्व के वाक्य पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगा शिवसेना पर। ऐसे में इन सब चीज़ों को देखते हुए
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगातार योजनात्मक तरीके से नजरअंदाज करने के तरीके को देखते हुए इन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे किया। किसने? उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उद्धव ठाकरे स्वयं आगे आकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे या पेशकश करेंगे या सरकार दूसरे से बना लेंगे तो सत्ता लोभी का टैग लग जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे को आगे किया गया और धीरे धीरे आमदारों को भेजना शुरू किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि शिवसेना में एक शाखा प्रमुख भी इतनी जल्दी अपने पद का परित्याग नहीं करता है। ऐसे में इतने सारे आमदार, खासदार और कई पदाधिकारियों का शिंदे के खेमे में जाना ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और शिंदे ने, यानी एकनाथ शिंदे ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो शिवसेना छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मरते दम तक वो शिवसैनिक रहेंगे और बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के नारे, हिंदुत्व के विचार को आगे ले जाएंगे। ऐसी बात पर उद्धव ठाकरे नाराज होंगे ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों को ले जाने का प्रण तो उन्होंने भी लिया था। इस पूरे स्क्रिप्ट में उद्धव ठाकरे सटीक बैठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खास लोग जब उनसे पहली बार मिलने जाते हैं एकनाथ शिंदे से सूरत में, तो महज आधे घंटे की मीटिंग होती है। आधे घंटे की मीटिंग में ही सब तय हो जाता है और मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक वहां से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी शंका उत्पन्न करता है, गुलाब राव पाटिल जैसा शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक शिंदे के खेमे में शामिल हो गया तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न लगता है। उद्धव ठाकरे के षड्यंत्र रचने के तरफ संकेत भी मिलते हैं। हालांकि इन सब उठापटकों के बीच में सारी चीज़ें शंकायुक्त हैं और सारी चीज़ें निकल कर अभी सामने खुलकर नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरीके से उठापटक चल रही है वो मामूली बात नहीं है। एक शिव सैनिक को किसी पद से या किसी उसके मन से शिव सैनिक विचारधारा हटाना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। ऐसे में शिव सैनिक आमदार इस तरह से जाना निश्चित रूप से एक बड़ा स्क्रिप्ट लिखा गया। उसके पीछे कौन है, शंकाएं उद्धव ठाकरे की लग रही हैं, हालांकि दिखाई एकनाथ शिंदे दे रहे हैं। हकीकत क्या कुछ है ये जल्द सबके सामने सरकार बनने तक निश्चित रूप से आ जाएगा और हो सकता है ये दफन भी हो जाए और कुछ सामने ना भी आए। लेकिन फिलहाल हकीकत जो दिख रही है विश्लेषणात्मक तरीके से हमने आपको बताया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।